एम्ड एट इसका लर्निंग एकेडमी के बिहाफ पे हार्दिक का सलाम। अच्छा, आज हम एक नई मटेरियल को डिस्कस करेंगे जिसका बेसिक ताल्लुक जो है वो स्टील इंडस्ट्री से है। जितनी भी जो हमारे स्टील प्रोडक्शन होती है, जो स्टील मिल होते हैं, इसमें जब भी कोई अगर हम स्टील की प्रोडक्ट बनाते हैं तो इसमें जो रॉ मटेरियल आता है वो प्योर फॉर्म में नहीं होता। मतलब इसमें कुछ इम्प्योरिटीज भी आ जाती है इसमें। अच्छा, जो हम इसको मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट कर लेते हैं इस रॉ आयरन को, तो जो प्योर आयरन है वो तो लिक्विड स्टेट में जो है वो नीचे रह जाता है। लेकिन जो इसमें कुछ इम्प्योरिटीज वगैरह भी है होती है इसमें, तो ये ऊपर इनकी सरफेस के ऊपर तैरती है। अच्छा, जो टेक्निकल ज़ुबान में हम इसको स्लैग बोलते हैं। जो इनका टेक्निकल नाम है ग्राउंड ग्रेन्युलेटेड फर्नेस स्लैग, जिसको इसको ये भी कहते हैं। तो बेसिकली ये एक वेस्ट मटेरियल है, अ, जो कि एक बाई प्रोडक्ट है स्टील इंडस्ट्री का। अ, लेकिन इनके अलावा इनकी कोई और एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन जो इसके अंदर एक सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज है, उसी को यूटिलाइज करते हुए हम इसको अगर हम कंक्रीट में यूज़ कर ले तो अपन जो कंक्रीट स्ट्रक्चर है इनकी स्ट्रेंथ के ऊपर कितना इम्पेक्ट है, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह कौन से चेंज आ जाते हैं। इसके अलावा जो ड्यूरेबिलिटी है हमारे पास कंक्रीट स्ट्रक्चर की, इसके ऊपर इसका कितना इम्पेक्ट है। इसके अलावा जो इनकी क्लासिफिकेशन है स्ट्रेंथ बेसिस पे, उसी को भी हम उसके डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली ये एक STM-C 898 जो स्टैंडर्ड है, वो बेसिकली इसी को कवर कर लेते हैं। तो हम उसी को एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह कि अभी आने वाले जो भी सेशन है इसमें। तो क्लीन करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितनी भी हमारे जो वीडियो है वो टाइम पे। आज का सेशन हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो बेसिकली ASTM-C 989 स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर स्लैग सीमेंट फॉर यूज एंड कंक्रीट एंड मार्टर। अच्छा, टॉपिक ऑफ डिस्कशन तो ये है, लेकिन जो मैं थोड़ा रिमाइंड करवा दूँ। बेसिकली जो हमने लेक्चर 4 में हमने ये इनका रेफरेंस दिया था, जो रोल ऑफ सीमेंट या दूसरे जो सीमेंटिंग मटेरियल है, इसका कंक्रीट में क्या रोल है, बिल्डिंग कोड जो पाकिस्तान का बिल्डिंग कोड है वो क्या कहते हैं। अच्छा, ये हमने उस वक्त भी डिस्कस किया था। हमारे पास है स्टैंडर्डाइजेशन बिल्डिंग कोड स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन फॉर लो कास्ट अफोर्डेबल यूनिट 2021। ये उसी में हमने बेसिकली स्टडी करवाया था। इनका सेक्शन 3 है इसमें, अ, जो इनका सब क्लास है इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी सीमेंट के बारे में। लास्ट सेशन में हमने फ्लाई ऐश को भी कवर कर दिया। अच्छा, जो इसका सब क्लास है इसमें आई नंबर पे, वो बिल्डिंग कोड में उसने मेंशन किया हुआ है कि ग्राउंड ग्रैंडुलर ब्लास्ट फर्नेस लेक इन अकॉर्डिंग विद ASTM-C 989 मे बी यूज्ड एज अवेलेबल। अच्छा, ये उसी की कंटिन्यूटी में हम को स्टडी कर रहे हैं कि जो हम आज का जो सेशन है वो बेसिकली हमारे जो बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान है तो उसी में भी इसी को कवर कर लेता है, ताकि आपके नॉलेज में हो कि एक लीगल कवर भी है अगर हम इसको स्लैग सीमेंट को हम कंक्रीट स्ट्रक्चर में यूज़ कर रहे हैं। तो ये बेसिकली आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है। अच्छा, जो हमारा नेक्स्ट अभी आते हैं हमारे जो मेन कंटेंट है, बेसिकली ASTM-C 989 स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर स्लैग सीमेंट फॉर यूज इन कंक्रीट एंड मार्टर। अच्छा, बेसिकली जो इनका स्कोप है वो कवर कर लेता है हमारे पास जो भी स्पेसिफिकेशन है इसी स्लैग की, जो क्वालिटी रिक्वायरमेंट है, ग्राउंड ग्रेन्युलेटेड ब्रास फर्नेस स्लैग की, और इसकी जो सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज है कंक्रीट या मार्टर में, हम उसी को भी डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं जो इसमें मेनली ये कवर कर लेता है स्टैंडर्ड, इसमें ग्रेड ऑफ स्लिक सीमेंट है जो कि स्ट्रेंथ बेसिस पे है, हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे।
दूसरा पॉइंट है वो है इनकी केमिकल रिक्वायरमेंट क्या है। और जो तीसरा है इसकी फिजिकल रिक्वायरमेंट जिसमें फाइनेस आ जाता है, स्ट्रेंथ भी आ जाता है और हम फ्लैग एक्टिविटी भी आ जाती है। जो आखिर वाला है इसकी सैंपलिंग, टेस्टिंग एंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया वगैरह क्या है। अच्छा, एज अ होल दिस स्टैंडर्ड इंश्योर यूनिफॉर्म परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी ऑफ फ्लेक्स सीमेंट यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। ये पूरा एक कंप्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है। इंशाल्लाह कि हम इसको स्टडी कर लेते हैं। तो जो सबसे दूसरे नंबर पे आ जाता है इसमें इनका बेसिकल जो केमिकल कंपोजिशन है। अगर केमिकली इसको देखें, ग्राउंड ग्रेन्युलेटेड blast furnace slag cement is a latent hydraulic binder produced by quenching molten iron slag and grinding it। अच्छा, बेसिकली जो क्वेंचिंग का लफ्ज़ यूज़ होता है, क्वेंचिंग ये है कि हम जो सीमेंट इंडस्ट्री है जिसमें हम केलन में या फर्नेस में हम इसको जो राम आयरन है इसको मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट कर लेता है। तो क्वेंचिंग का बेसिक मकसद ये है कि जो हमारे पास हार्ड मोल्टन स्टेट में हो जाता है इसको हम सडनली इनको कूलिंग स्टेट पे ले जाते हैं। वो वाटर में हो या कोई और आयल जो मेकिंग वगैरह हो, इसी को हम बेसिकली क्वेंचिंग बोलते हैं। ये जो स्लिक सीमेंट है ये क्वेंचिंग जो प्रोसेस है उसी के नतीजे में हमें मिलता है। जो इम्प्योरिटीज वगैरह है जो इनके ऊपर तैरती हैं, ये उसी बेसिकली ये उसी को रिप्रेजेंट कराता है। अच्छा, जो टेक्निकल इनकी केमिकल कंपोजिशन है इसमें कैल्शियम हाइड है जो 30 से 45% है जो मेन हाइड्रोलिक कंपोनेंट है। इसके अलावा इसमें सिलिका भी है जिसमें 30 और 40% है, जो कि स्ट्रेंथ में बड़ी कंट्रीब्यूशन है। कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट वगैरह जो केमिकल कंपाउंड है जो स्ट्रेंथ में के लिए जो बड़ा ज़रूरी है। ये उसी की फॉर्मेशन में बड़ा इनका रोल है। इसके अलावा जो तीसरा है उसमें एलुमिना है, 8 से 18% है। रिएक्टिविटी इंस्टेंट ये बेसिकली कैटलिस्ट वगैरह आप जैसे समझ लो, ये एक रोल अदा करता है। फर्दर इसमें मैग्नीशियम भी है, ऑक्साइड भी है इसमें 1 to 2%। बेसिकली हाइड्रोलिक रिएक्शन को उनको फैसिलिटेट कर रहा है। फर्दर इसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड है जो लेस देन है 4% के, क्वालिटी कंट्रोल लिमिट वगैरह जो है इसमें। इसके अलावा इसमें माइनर क्वांटिटी और भी है जिसमें आयरन और मैग्नीशियम है जो बेसिकली इनकी कलर प्रॉपर्टीज वगैरह दे देते हैं। अच्छा, जो एस टी एम सी 989 रिक्वायर्स लाइक टू बी प्रीडामिनेटली ग्लासी टू इंश्योर। अच्छा, जो इनकी मिनिमम ग्लासी जो है जिसमें वो चमकदार वाला जो प्रॉपर्टीज वगैरह आ जाती है। तो वो बेसिकली ये जो एस टी एम की मिनिमम रिकमेंडेशन है वो कह रहे हैं 67% से ज़्यादा होना चाहिए इनकी जो ग्लासी प्रॉपर्टीज़ है। चाहिए हमारे पास इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ अब है। अच्छा, नेक्स्ट हम इसमें इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है जिसमें पहले नंबर पर फाइनेस है। फाइनेस हम जो मेन मकसद है कि वो कितना फाइन ग्राइंडिंग कर लेता है। अच्छा, यूजुअली जो एस टी एम स्टैंडर्ड में उसने लिमिट दिया हुआ है वो ये है कि यूजुअली 400 टू 600 मीटर स्क्वायर पर, मतलब अगर हम पर के जी इसकी जो क्वांटिटी ले लें तो इनका जो सरफेस एरिया हो गया वो तकरीबन 4 से 600 मीटर स्क्वायर बन जाता है। अच्छा, जो दूसरा पॉइंट है इसमें हायर फाइनेस और हायर एक्टिविटी इन स्ट्रेंथ। अच्छा, ये भी इनकी प्रॉपर्टी है जिसमें भी जो फाइनेस है, जो फाइनेस अगर इस लीक की ज़्यादा होती है तो इसमें जो है वो रिएक्टिविटी जो सरफेस टू कंटेक्ट एरिया है में दूसरे मटेरियल के साथ वो ज़्यादा हो जाता है। तो जिनकी वजह से इनमें रिएक्टिविटी वगैरह भी ज़्यादा जाती है, तो इनकी स्ट्रेंथ वगैरह अच्छी जो है हो जाती है। तो जो दूसरा इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो है स्लैग एक्टिविटी इंडेक्स। बेसिकली ये हम कंप्रेसर स्ट्रेंथ को कंपेयर कर लेते हैं ठीक है 7 डेज पे और 28 डेज पे। जो स्लैग एक्टिविटी इंडेक्स बेसिकली है जो हम पार्शियल रिप्लेसमेंट कर लेते हैं 25 से लेकर 50% तक का। तो हम इनका एक क्यूब बना लेते हैं, हम रिप्लेसमेंट करवा दें इनका क्यूब सिलेंडर वगैरह बना लेते हैं। इनको 7 डेज पे इनका स्ट्रेंथ मालूम कर लेते हैं और 28 डेज, और इनके साथ पैरेलल हम एक प्योर सीमेंट का भी बना लेते हैं जिसमें रिप्लेसमेंट नहीं होती स्लैग सीमेंट की। तो ये इन दोनों की बेसिक परसेंटेज जो स्लैग एक्टिविटी है जिसके बेसिस पे हमने इनके ग्रेड में भी क्लासीफाई करना है। अच्छा, ये तो दूसरा हो गया। जो तीसरा हमारे पास इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो बेसिकली हमारे पास कलर है। ये ऑफ वाइट टू लाइट ग्रे कलर है। लाइट कलर इम्प्रूव कंक्रीट ब्राइटनेस एंड रिड्यूस हीट एब्जॉर्प्शन। ये भी इनका एक ऐसे समझ लो कि वैल्यू एडेड इनकी प्रॉपर्टीज है हमारे पास।
अच्छा, जो नेक्स्ट इनका ग्रेड है, जो इनकी क्लासिफिकेशन हुई है स्लेप एक्टिविटी इंडेक्स पे, बेसिक जो मेन क्लासिफिकेशन है वो 3 ग्रेड में उसको डिवाइड किया हुआ है। जो ग्रेड 80 है, दूसरे नंबर पे ग्रेड 100 है, और तीसरा जो है ग्रेड 120 है, मतलब 120। अच्छा, जो इनकी क्लासिफिकेशन बेसिकली स्लेग एक्टिविटी इंडेक्स पे है, जो 28 है, से हम इनका स्ट्रेंथ वगैरह निकालते हैं। अगर इनका जो स्लेग एक्टिविटी इंडेक्स 75% से ग्रेटर हो या इसके बराबर हो, तो इसको हम लो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट ग्रेड में हम इसको कैटेगराइज करेंगे। अच्छा, जो दूसरा 100 ग्रेड वाला है, इसका जो अगर स्लेग एक्टिविटी इंडेक्स 95% से ग्रेटर हो या इसके बराबर हो, तो इसका हम स्टैंडर्ड ग्रेड फॉर जनरल, जो हम नॉर्मल कंक्रीट वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं, तो ये उसी ग्रेड में हम शुमार कर देते हैं। अच्छा, जो आखिरी इनका ग्रेड 120 है, इसका जो स्लैग एक्टिविटी इंडेक्स है वो 115% से ज़्यादा हो या इसके बराबर हो, जो हमारे पास हाई स्ट्रेंथ या हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट वगैरह में हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जो नॉर्मली हम इसको कंक्रीट में या जो स्ट्रक्चरल कंक्रीट में हम यूज़ करते हैं, वो ग्रेड 100 और 120, मतलब जो इनका स्लैग एक्टिविटी इंडेक्स है 95 से ज़्यादा होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। और दूसरा जो 115% है ग्रेड 120 का, इसके बराबर या इससे ज़्यादा होना चाहिए। 2 जो है नॉर्मल कंक्रीट और हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट के लिए 2 ग्रेडों को हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो इनका यूज़ है कंक्रीट में पार्शियल रिप्लेसमेंट स्लैग सीमेंट का, तो वो इनकी कुछ वो है एप्लीकेशन है, ऐसे समझ लो। जो इनका पहला पार्शियल रिप्लेसमेंट वगैरह हम यूज़ करते हैं इनको कंक्रीट में, जो टिपिकल रिप्लेसमेंट है वो 25 से लेकर 50% है कोड के मुताबिक, लेकिन इनको और भी हम बढ़ा सकते हैं रिप्लेसमेंट वगैरह 70%, जहाँ पे हमें मास कंक्रीट वगैरह करवाना हो, जहाँ में हीट ऑफ हाइड्रेशन वगैरह की रिक्वायरमेंट कम होती है, तो उसी पे हम 70% तक रिप्लेसमेंट पे भी हम जा सकते हैं। अच्छा, जो इनकी एप्लीकेशन है वो बेसिकली रेडीमेक्स कंक्रीट में भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जहाँ पे हमें हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट है, जहाँ पे हाई स्ट्रेंथ वगैरह की ज़रूरत होती है, तो उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं। तीसरे पे नंबर पे हमारे पास मास कंक्रीट फाउंडेशन, अगर हमें कोई डैम वगैरह बनाना हो या कोई हेवी स्ट्रक्चर वगैरह बनाना हो, हाई राइज बिल्डिंग वगैरह बनाना हो, इनके लिए ज़ाहिर बात है हमें एक बड़ी हेवी फाउंडेशन वगैरह डालनी पड़ती है, तो उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं। जो चौथे नंबर पे हमारे पास मेरीन स्ट्रक्चर है, जो कोस्टल एरिया में बनते हैं, जहाँ पे इनकी जो ड्यूरेबिलिटी इश्यूज वगैरह ज़्यादा होती है, तो इसमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये ड्यूरेबिलिटी के ऊपर इनका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। फर्दर इसको हम ब्रिज पेमेंट या प्रीकास्ट वगैरह जो भी जो बिल्डिंग एलिमेंट है, उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं। और आखिरी जो है इसमें हाई ड्यूरेबिलिटी स्ट्रक्चर, जहाँ पे ड्यूरेबिलिटी जो है उनका फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, स्पेशली कोस्टल एरिया में, क्योंकि वहाँ पे ये इशू ज़्यादा होते हैं, तो उसी में हम स्पेसिफिकली बिल्कुल जो इश्यूज स्पेसिफिक बेसिस पे हम इसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। अच्छा, जो तीसरा उसमें है फंक्शन इनकम्प्लीट, अच्छा इसका मतलब हम यूज़ तो कर लेते हैं, तो इनका फंक्शन क्या है? ये बेसिकली हमारे पास एडिशनल स्ट्रेंथ दे देते हैं, जो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड है, इससे एडिशनल कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट वगैरह बना लेते हैं, जो कि स्ट्रेंथ डेवलपमेंट में बड़ा इनका इम्प्रूव रोल है इनका। दूसरा इनका फंक्शन है वो इम्प्रूव लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ है, जो हमें एकदम शॉर्ट टर्म में कुछ स्ट्रेंथ वगैरह चाहिए, लेकिन जो स्लेक का जो एप्लीकेशन है वो लॉन्ग जो इम्प्रूव लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ है, इसमें बड़ा इनका इम्प्रूवमेंट है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ जो है इनका ज़्यादा होता है नॉर्मल कंक्रीट के मुकाबले में। तीसरा है इसको टेम्परेचर राइज, जो इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन, जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि जो उनको कम कर लेता है, जब वो कम होगा जाहिर बात है इनका जो थर्मल स्ट्रेसेस वगैरह वो भी कम होंगे ऑटोमेटिकली, इनकी जो स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी है इनके ऊपर बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। और आखिरी जो इनका इनहांस ड्यूरेबिलिटी है, जो हमने पहले भी डिस्कस की थी, तो वो इनके ऊपर बड़ा इनका रोल होता है, ड्यूरेबिलिटी को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर लेते हैं। अच्छा, इनका इम्पैक्ट क्या है? ये तो पहले हमने इनकी एप्लीकेशन वगैरह की कैटेगरी बनाई कि 3 जो कैटेगरी है, इसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इनका इम्पैक्ट क्या है? अच्छा, जो सबसे पहला इम्पैक्ट है वो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट है, कि स्लोअर अर्ली स्ट्रेंथ है। जो स्लोअर अर्ली स्ट्रेंथ है ये बिल्कुल है इसमें, ये जो अगर जहाँ पे हमें
अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए तो वहाँ पे हम यूज़ नहीं कर सकते, और जहाँ पे हमें स्लो स्ट्रेंथ हाई स्ट्रेंथ चाहिए और स्लो तरीके से होना चाहिए, तो इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है वो हाई और लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ ड्यू टू ऑर्गेनिक हाइड्रोलिक रिएक्शन में, कि जहाँ पे हमें लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ चाहिए, तो उसमें क्योंकि ये इनका जो हाइड्रोलिक रिएक्शन है लॉन्ग टर्म में, इनके ऊपर इनका बड़ा इम्पैक्ट है, तो हम इनको स्ट्रेंथ डेवलपमेंट के लिए लॉन्ग अर्ली जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ डेवलपमेंट है, इसमें हम काफ़ी हद तक यूज़ कर सकते हैं। तो जो दूसरा इनका एप्लीकेशन है वो है ड्यूरेबिलिटी इम्प्रूवमेंट पे, जिसमें पहले नंबर पे है हमारे पास परमेबिलिटी को रिड्यूस कर लेता है। परमेबिलिटी को रिड्यूस कर लेता है तो इनका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे पास जो इनका सल्फेट अटैक के ऊपर, कि उनका जो केमिकल वगैरह इंट्रूजन है वो काफ़ी इनकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। दूसरा इनका अल्कली सिलिका रिएक्शन है, इनके ऊपर बड़ा इनका पॉजिटिव इम्पोर्ट है, और क्लोराइड पेनिट्रेशन है इनका बड़ा जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाता है इनके ऊपर अगर हम इसको यूज़ कर लें। और जो तीसरा इनका बेसिक इसकी एप्लीकेशन समझ लो वो है लोअर हीट ऑफ हाइड्रेशन, जहाँ पे हमें अगर डैम वगैरह में हमें कोई मास कंक्रीट है, तो इसमें जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है इनकी बड़ी इम्पैक्ट हो जाती है थर्मल स्ट्रेसेस के सूरत में। तो अगर हमने मास कंक्रीट करना हो, इसका हम यूज़ कर लें, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन को भी हम कम करवा सकते हैं। अच्छा, जो तीसरा हमारे पास है इनका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है। ये एक बेसिकली जैसे मैंने पहले भी बता दिया कि एक बाई वेस्ट प्रोडक्ट है स्टील इंडस्ट्री का। तो एक ऐसे समझ लो कि एक वेस्ट मटेरियल है, इसको हम यूज़फुल या इकोनॉमिकल तरीके से हम इसको अपने जो पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें जो कास्ट के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो ये है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। दूसरा जो है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन वगैरह कम होती है, जो हम अगर सीमेंट के मुकाबले में से इनका कंपेयर कर दें, तो इसकी जो इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो इन्वायरमेंट है वो कम है। तो बेसिकली सस्टेनेबिलिटी इनका एक वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव होता है कि इम्प्रूव सस्टेनेबिलिटी रेटिंग जो है इनको भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जो चौथे नंबर पे है वर्केबिलिटी बेनिफिट, ये फ्लोएबिलिटी के ऊपर जो है इनका बड़ा काफ़ी इम्पैक्ट है। और फाइन मटेरियल है, फाइनेस ज़्यादा है, ज़ाहिर बात है इनके ऊपर जो है हम आसानी से इसको हम मिक्स भी कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, प्लेस भी कर सकते हैं, फ्लोएबिलिटी वगैरह इनकी इम्प्रूव होती है। और दूसरी जो है इसमें हमें वाटर की ज़रूरत नहीं होती है, वाटर डिमांड जो है ये कम कर लेता है। कम वाटर पे हमें कम वाटर सीमेंट रेशो पे हमें एक अच्छी स्ट्रेंथ दे देता है, और वर्केबिलिटी भी है वो भी इम्प्रूव कर लेता है। और जो आखिर वाला है इसका एनहांस फिनिशिंग कैरेक्टरिस्टिक जो है, इनका फिनिशिंग बड़ी ज़बरदस्त आ जाती है। इनका जो आखिरी इनका जो है एस्थेटिक इम्पैक्ट है कि लाइटर होता है इसमें कंक्रीट स्मूथर कंक्रीट सरफेस, जो इनकी बड़ी फिनिशिंग है वो बड़ी ज़बरदस्त आ जाती है। और इसके अलावा जो इफ्लोरेसेंस वगैरह जिसमें लाइम की वजह से इनकी कंक्रीट के ऊपर आ जाती है, तो ये इनकी अ, ऐसे समझ लो कि फ्रीक्वेंसी या प्रोबेबिलिटी वगैरह इनको भी काफ़ी हद तक ये कम कर ले। आज के सेशन को मैं थोड़ा कंक्लूड कर लेता हूँ। आज हमने जो फ्लेक्स पेमेंट के बारे में जो हमारा स्टैंडर्ड था एएसटीएम-सी 898, उसको हमने बड़ी ब्रीफली डिस्कस कर दिया। इसकी जो मेन चीज़ें थी कि ये है क्या, ये सीमेंट हमारे पास फ्लेक्स सीमेंट क्या है, इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह क्या है। जो दूसरे तीसरे नंबर पे इनका जो फ्लैग एक्टिविटी इंडेक्स बेसिस पे हम इनकी ग्रेड को क्लासिफाई कर लेते हैं, ग्रेड 80 और ग्रेड 100 और ग्रेड 120। ये क्या है इसको हमने काफ़ी हद तक एक्सप्लेन किया। इसके अलावा जो इनकी एप्लीकेशन कैटेगरी है कि किस किस में इसकी एप्लीकेशन हो सकती है, और फिर इसका हमने स्पेसिफिकली इनकी एप्लीकेशन को भी हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया। अच्छा, जो तीन मेन चीज़ें थी इसकी कि ये जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ वगैरह है इनके ऊपर इनका बड़ा इम्पैक्ट है कंक्रीट में। और जो दूसरी चीज़ है कि इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है ये कम कर लेता है इसको, जिसका मेन फ़ायदा ये है कि अगर हमने मासिंग कंक्रीट करना हो, यहाँ पे हमें जो थर्मल स्ट्रेसेस की वजह से जो ड्यूरेबिलिटी इश्यूज आ जाते हैं वो कम हो जाते हैं। और तीसरा जो है परमेबिलिटी वगैरह के ऊपर इनका काफ़ी हद तक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, ये परमेबिलिटी को कम कर लेते हैं कंक्रीट। और जो भी डायरेक्ट जिसका डायरेक्ट रिलेशन है ड्यूरेबिलिटी के साथ। तो ये हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किए, मुझे उम्मीद है
आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और इसके साथ अगर आप हमारे इस चैनल पे आप नए हैं तो आप ज़रूर हमारे ये जो M.Square लर्निंग एकेडमी है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें